अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ इश्कबाज इस कलम फरवा खालिद किस नंबर 2 के साथ। इससे पहले कि इसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं किस नंबर 2। नहीं आपी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। यासिर उससे पैसे लेने से साफ इनकारी था। वो ईज़ल के हालात बहुत अच्छे से जानता था कि वो कितनी मुश्किल में थी, मगर उसके बावजूद वो प्यारी सी लड़की उसकी अपनी परेशानी बताते ही मदद के लिए तैयार हो गई थी। वो ऐसी ही थी, फराह दिल, दूसरों की मदद करने वाली। मैं हमेशा हमेशा के लिए नहीं दे रही। जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो मुझे वापस कर देना। अब ज़्यादा ड्रामे मत करो और जाओ घर। हाला परेशान हो रही होंगी। ईज़ल धीरे से मुस्कुराती अपने घर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ कदम रखना किसी अजियत आजमाइश से कम नहीं था। आगे आवारागर्दी करके वो जैसे ही घर में दाखिल हुई, समीना ताई उसे देखते ही शुरू हो चुकी थी, ये जानते हुए भी कि वो जब जॉब की तलाश में पूरा दिन खुआर होकर आई थी। वो उसे ताना मारने से बाज नहीं आई थी। फौजिया का रिश्ता देखने आ रहे हैं, किचन में जाकर बिरयानी बनाओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मैं। अब बिस्तर पे चढ़कर सो मत जाना। एज़ल समीना ताई की बात को सुनी अनसुनी करती अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी, जब दूसरे कमरे से निकलती शबाना चची ने नया हुक्म सादिर किया था। एज़ल इस वक्त शदीद थकन महसूस कर रही थी। वो ना रात को सोई थी और ना दिन को आराम कर पाई थी। अभी कुछ घंटे थे उसके पास सोने के लिए, उसमें भी उस पर काम डाल दिया गया था। एज़ल को कुकिंग करने का शौक भी था और इसके हाथ में जायका भी बहुत ज़्यादा था। शबाना चची की दोनों बेटियां फैशन में तो नंबर 1 थी, मगर किचन के कामों से ज़रा सी वाबस्तगी भी नहीं थी उनको। जब भी उनका कोई रिश्ता आता था, सारा काम एज़ल ही करती थी, मगर उसका पूरा क्रेडिट वो अपनी बेटियों को देती थी। एज़ल साफ इनकार करना चाहती थी, मगर इस वक्त वो इनकार की पोजीशन में नहीं थी। वो उनके घर रह रही थी, उसे उनका हर ऑर्डर फॉलो करना था। एज़ल बहुत छोटी थी जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाबा ने एक साल बाद ही दूसरी शादी करके उसे उसकी दादी की गोद में डाल दिया था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे कबूल करने को तैयार नहीं थी। उसके बाबा तैमूर रफ़ीक अपनी दूसरी बीवी शुमाइला के साथ दुबई में मुकीम थे। उनके दो बेटे उमर और हमज़ा थे, मगर वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि अपनी बाकी ख़ानदान वालों को भी भूल चुके थे, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। उनकी लाडली बीवी ने उनसे सारे रिश्ते छुड़वा दिए थे। इसलिए एज़ल इस बात को इन सब घर वालों का एहसान ही समझती आई थी कि इन्होंने उसे अपने घर में पनाह दे रखी थी। यही वजह थी कि हर बार उसका सर उनके आगे झुक जाता था। इज़ल की दादी नुदरत बेगम की वजह से ही उसे अब तक वहाँ रहने दिया जा रहा था। उसके ताया चाचा और कज़न्स बहुत अच्छे थे, मगर एक शय जिसने उसकी ताई चची और उनकी बेटियों की नज़र में बुरा बना दिया था, वो थी एज़ल की बेपनाह खूबसूरती। दोदिया रंगत, जिसे देखकर लगता था कि वो हाथ लगाने से ही मैली हो जाएगी। घनेरी खमदार पलकों पलकों से ढकी कान सी आंखें, सुतवां खड़ी नाक, गुलाबी फूले गालों में पड़े डिम्पल, ठोड़ी पर चमकता तिल और कमर से नीचे तक आते लंबे बाल, जो उसकी नाजुक कमर पर आबशार की मानद महसूस होते थे। नाजुक सरापे की दिलकशी से निगाहें हटाना मुश्किल हो जाता था। उसकी कज़न्स के लिए जो भी अच्छा रिश्ता आता था, वो लोग हमेशा एज़ल को पसंद करके चले जाते थे। यही वजह थी कि अब उन लोगों ने उसे हार डाल ली थी। वो उसकी खूबसूरती को उसका कसूर मानती थी। एज़ल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि वो उन लोगों के सामने ना आए, मगर वो फिर भी कब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। डॉक्टर मुस्फिरा की पूरी जद्दोजहद जारी थी। वो उस ज़ख्मी इंसान को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर अकेले ये सब कर पाना बहुत मुश्किल था। सारी नर्सेस और डॉक्टर पीछे हट गए थे। उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। मुस्फिरा ने एक नज़र उस शख्स की जानिब देखा था, जिसका चेहरा खून लगा होने की वजह से इतना वाज़ेह नहीं था, मगर उसकी शख्सियत देखकर लग रहा था कि वो भी कोई आम इंसान नहीं था। लेकिन मुस्फिरा को इन हुंडे बदमाशों से कोई लेना देना नहीं था। वो बस अपना फ़र्ज़ निभाना चाहती थी। वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसकी मुसलसल इतनी देर की कोशिशों के बाद जाकर कहीं उस शख्स की हालत कुछ खतरे से बाहर हुई थी। मुस्फिरा ने आज पहली बार अकेले ऑपरेशन किया था, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही थी। उस शख्स का खून बहुत ज़्यादा बह गया था।
جس کی وجہ سے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ ابھی بھی خطرے میں ہی تھا، جس میں اب مسفرہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تھک کر اپنے آفس میں کرسی پر آن گری تھی۔ کسی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سب کو اب اس سے بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھی ہی تھی جب اچانک اس کے کمرے کی لائٹ آف ہوئی تھی۔ مسفرہ اندھیرے اور تنگ جگہوں سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ اس وقت بھی ایک دم گپ اندھیرا ہوتا دیکھ وہ بالکل گھبرا گئی تھی۔ اس نے سامنے ٹیبل پر رکھے موبائل کو اٹھانا چاہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ جب اسی لمحے اسے اپنے گلے پر کسی مضبوط شکنجے کا احساس ہوا تھا۔ چہرے پر گرم سانسوں کا لمس اور ہاتھوں کو آہنی گرفت میں قید ہوتے دیکھ مسفرہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ کون ہے؟ مسفرہ کے ہونٹوں سے بمشکل اتنا ہی نکلا تھا۔ جب مقابل اس کے مزید قریب آ گیا تھا، اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک بہت ہی زیادہ سحر زدہ کر دینے والی تھی۔ ہمیشہ زی کے اپنے دشمن خود بناتا ہے، مگر تم نے خود میری جانب دشمنی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ چاہوں تو ایک سیکنڈ میں مار دوں تمہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ پوری دنیا کے سامنے عبرت کا نشانہ بنو گی تم، تاکہ دوبارہ کوئی زیکے کے خلاف جانے کی جرات نہ کر سکے۔ سرد، ٹھٹھا دینے والا، وحشت ناک لہجہ۔ مسفرہ کو اپنا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جھلستا محسوس ہوا تھا۔ اسے گپ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس کی دہشت پر مسفرہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گن کی نوک چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اتنے اندھیرے میں اسے کیسے دیکھ پا رہا تھا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہونے کو تھی جب وہ اسے آزادی بخشتا اس کے پاس سے ہٹ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تھا، مگر مسفرہ میں ابھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر لائٹ ہی آن کرتی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا جب اسی لمحے انم اندر داخل ہوتی لائٹ آن کر گئی تھی۔ کیا ہوا مسفرہ، تم ٹھیک ہو؟ انم اس کی حالت دیکھ پریشان ہوئی تھی، مگر مسفرہ اپنی جگہ ساکت بیٹھی کچھ بولنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں تھی۔ سب کی نگاہیں بے قراری کے ساتھ انٹرس پر جمی ہوئی تھیں، جہاں سے کچھ دیر میں آریان خانزادہ نے اندر داخل ہونا تھا۔ وہ پرکشش شخصیت کا مالک شخص ہر انسان کو اپنی جانب کھینچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ آریان خانزادہ اپنی کامیابی کی خوشی میں اپنے دوستوں اور حریف دونوں کو پارٹی دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوشی میں اپنوں اور دشمنوں کو ایک ساتھ رکھتا تھا، تاکہ اپنوں کی نظروں میں اپنی کامیابی پر خوشی اور دشمنوں کی نظر میں حسد دیکھ سکے۔ آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ بزنس انڈسٹری کے تمام جانے مانے چہرے اس پارٹی میں انوائٹ تھے، اس کے نامور دشمن بھی، جو ہر قدم پر اسے گرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر ہر بار آریان خانزادہ پہلے سے بھی بڑے قد کے ساتھ اٹھ کر ان کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیتا تھا۔ ارے یہ تو فلزہ ملک ہے، سبحان ملک کی بیوی، یہ بھی پارٹی میں آئی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہاں کھڑے آریان کے خاندان والوں کی نظر جیسے ہی فلزہ ملک پر پڑی، وہ سب شدید غم و غصے کا شکار ہوئے تھے۔ یہ بے شرم لڑکی کس منہ سے یہاں آئی تھی وہ نہیں جانتے تھے، مگر اس لڑکی کو دیکھ ان سب کے دلوں میں نفرت کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ اب تو آئے گی ہی ہمارے آریان کی جانب، اس کے شوہر سے زیادہ پیسہ جو آ گیا ہے آریان کے پاس۔ تہمینہ بیگم کا دل چاہ رہا تھا ابھی دھکے دے کر اسے باہر نکال دیں، تاکہ آریان کی نظر نہ پڑ سکے اس لالچی لڑکی پر، مگر ابھی اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ ایسا کچھ بھی کر کے آریان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ جب اسی لمحے آریان خانزادہ انٹرس سے اندر داخل ہوتا، اپنی وجاہت سے بھرپور شخصیت کے ساتھ وہاں کھڑے لوگوں کو مسمرائز کر گیا تھا۔ اپنے دوست اور دشمنوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے چوڑے مضبوط سراپے کے ساتھ وہ محفل پر چھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ کئی دلوں کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر خانزادہ، آپ تو کامیابی پر کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر باقیوں کو بھی موقع دیں۔ آریان خانزادہ کا حریف ہمایوں، جو اندر ہی اندر اس کی کامیابیوں پر جل رہا تھا، وہ اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے خود کو نہیں روک پایا تھا۔ بس آپ ہی کی دعائیں ہیں ہمایوں صاحب، جو ہم ٹھہرنے ہی نہیں دے رہی، جو ہمیں ٹھہرنے ہی نہیں دے رہی۔ آریان خانزادہ کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، مگر اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھوں کی چمک ان لوگوں کی حسد سے بھرپور چہرے تک دیکھ کر مزید بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو آریان خانزادہ، اچھی راہ پر چل پڑے ہو، مگر
मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी मंजिल क्या होगी, क्योंकि आज से 2 साल पहले तुम्हारी मंजिल तो मैं छीन चुका हूँ ना, राइट? सुबहान मलिक, जिसकी कंपनी हमेशा टॉप पर थी, मगर आर्यान खानज़ादा के मैदान में आते ही वो दूसरे नंबर पर आ चुका था। जो बात उसे किसी कीमत पर हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो आर्यान खानज़ादा की कमज़ोरी पर वार करता उसे झुलसा कर रख गया था। आर्यान खानज़ादा का चेहरा एकदम लाल हुआ था। उसने अपनी जलती आंखों को उसकी जानिब से फेर लिया था। उसकी हालत देख सुबहान मलिक के दिल में सुकून सा उतर गया था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पहले इस मोहरे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। आर्यन खानज़ादा को तोड़ने के लिए बहुत कारआमद था। ये शख्स वहीं टूट जाता और इतने आगे ना बढ़ पाता। उस लम्हे सुबहान ने फासले पर खड़ी फिल्सा मलिक को इशारा किया था, जिस वक्त सिल्क की ब्लैक साड़ी में मलबूस अपने वजूद के रनाइयों को उजागर करती, वहाँ खड़े बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजलियाँ गिरा रही थी। उसका हुस्न देखने वालों को घायल करके रख देता था। इनसे मिले खानज़ादा साहब, माई वाइफ फिल्ज़ा मलिक। फिल्ज़ा की कमर में बाजू मायल करता और उसे अपने बेहद करीब कर गया था। उसकी मोहब्बत पर फिल्ज़ा मुस्कुराती मज़ीद उसके करीब हुई थी, जबकि आर्यान इस शख्स की कमीनगी पर मुठ्ठियाँ भेज कर रह गया था, जो इतने सारे लोगों के बीच उसे नीचे दिखाने के लिए अपनी बीवी को नुमाइश की तरह पेश कर रहा था। आर्यान को फिल्ज़ा के ये बदले अंदाज भी शदीद नागवार गुजरे थे। वो बिना कुछ बोले वहाँ से हट गया था। जो देख सुबहान यही समझा था कि वो आर्यान खानज़ादा के दिल को अजियत पहुँचाने में कामयाब हो चुका है। रूम में आपका ड्रेस मौजूद है, जाकर फ्रेश हो जाए। बहुत थके थके लग रहे हैं आप मुझे। तस्नीम बेगम अपने लाटे का माथा चूमती मोहब्बत से बोली थी, जो उनकी कुल कायनात था। वो देख चुकी थी फिल्ज़ा के अंदाज, इसलिए वो चाहती थी कि आर्यान कुछ देर के लिए यहाँ से हट जाए। बाकी सब घर वाले भी मोहब्बत और फिक्र भरी नजरों निगाहों से आर्यान की जानिब देख रहे थे, जिन सब से इस वक्त वो शदीद नाराज़ था। इस नाराज़गी को समझते वो सब अपनी जगह खामोश ही रहे थे। आर्यन खामोशी से सर हिलाता होटल के लग्जरी रूम की जानिब बढ़ गया था। वह हर एक से दो टोक बात करने वाला, बहुत ही संजीदा और थोड़ा सा उखड़ मिजाज इंसान था, जो अपने मिजाज के खिलाफ बहुत कम ही कभी बर्दाश्त करता था। आर्यन रूम में आया ही था जब कुछ ही देर बाद उसके पीछे फिल्जा उसके रूम में दाखिल हुई थी। तुम क्यों आई हो यहाँ? आर्यन की आंखें लाल जबकि चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई थी। तुमसे मिलने। फिल्जा उसके मुकाबले आते हुए बोली थी, अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे पर डालते उसे अपने हुस्न से सामने खड़े इंसान को घायल करना चाहा। कभी मोहब्बत थी वो उसकी, लेकिन अब किसी और की बीवी थी। मगर उसका ये अंदाज, आर्यन मुठ्ठियाँ भींच कर रह गया था। मुझे बात करनी है तुमसे। फिल्जा अच्छे से जानती थी कि इस शख्स के दिल में अभी भी वो बसती थी। उसका फ़ायदा उठाने वो यहाँ आई थी आज। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आराम से चली जाओ यहाँ से। आर्यन खानज़ादा उसे अब भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, मगर उसे वापस मुड़ते देख फिल्जा पूरी कुव्वत से उसका बाजू पकड़ती उसके चौड़े मजबूत सीने से आन लगी थी। आर्यन को उससे ऐसी बेबाकी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो बिल्कुल उसके सीने से चिमटी हुई थी। जारी है। जी प्यारे रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की केस? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जल्दी हाजिर होंगे अगली केस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड आज शाम 6 बजे अपलोड होगी। जज़ाकल्लाह।